अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं तमाशा घर से अफसाने। क्योंकि हमने इकबाल मजीद के कई अफसाने आपके सामने इस किताब से पेश कर दिए थे, आज पेश करने वाले हैं अफसाना बेशुमार। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अफसाना बेशुमार किसने लिखा है, तो उसके लिखने वाले हैं इकबाल मजीद। इस अफसाने को ध्यान से देखिए, इसके कैरेक्टर्स पर भी हम आपको इंडिकेट कर देंगे। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम आपको बता देंगे। मानू का कमरा बहुत दिनों तक उसे टमाटर जैसा लग रहा। उसने घर वालों से कई बार ख्वाहिश जाहिर की कि कमरे को इस औजार के दरमियान रखकर दबा दिया जाए जिससे टमाटर के कतले बन जाते हैं, तो कमरे के कतले भी बन जाएंगे। कतले का मतलब है टुकड़े। वो उन कतलों को देखना चाहता है। पहले तो मानू को समझाया गया कि ऐसा करने में मानू के सारे सामान और खुद मानू के भी कतले बन जाएंगे, लेकिन जब उस पर भी मानू अपने कमरे को बदली हुई हालत में देखने का इसरार करता रहा, जिद करता रहा, तो घर के लोग फिक्रमंद हो गए। उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा। मानू के ज़हनी दुनिया में ऐसी कौन सी उथल पुथल हो रही थी, उसको समझने के लिए जिस कर्ब से यानी जिस तकलीफ से उसके घर वाले गुजर रहे थे, ना तो मानू को इसका एहसास था और न इस बात का उस पर कोई बोझ कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे। उसे इत्मीनान था कि किसी दिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दरअसल मानू की तरह उसके घर वालों को भी यह मालूम नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। मानू ने तालीम के ज़माने में हमेशा इम्तियाजी हैसियत से कामयाबियां हासिल की। 2 बार डबल प्रमोशन पाकर उसने MA बड़ी कम उम्री में किया। अब यहाँ पर देखिए कि इसके बारे में जो कैरेक्टर है मानू, इसका ऊपर भी जिक्र आया, उन्हीं से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं। उनकी डिग्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की है? MA की डिग्री हासिल की है और 2 बार डबल प्रमोशन पाया है, और MA इन्होंने बहुत कम उम्री में कर ली। गोल्ड मेडल पाने पर न उसको हैरत हुई न और दूसरों को, न ही तो उन्हें कोई इस पर कोई अचंभा सा लगा और न ही दूसरों को, क्योंकि सब जान रहे थे कि ज़हीन है, पढ़ने में अच्छा है। मानू को जब उसके दोस्त सड़क के किनारे पुरानी किताबों के लगे ढेर के पास खड़े हुए पाते तो ये समझ जाते कि मैथमेटिक्स की कोई किताब उसके हाथ लग गई है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि मानू को उसके दोस्त अगर सड़क के किनारे पुरानी किताबों के ढेर के पास देखते तो वो क्या समझते? वो यही समझते थे कि मैथमेटिक्स की कोई किताब उसके हाथ लग गई है और वो उसी का मुताला कर रहा है, वो पढ़ रहा है। इसका मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानू को किस सब्जेक्ट से ज्यादा उनसियत और लगाव, तो वो मैथमेटिक्स है। मजा तो उसके दोस्तों को तब आता जब वो किसी सवाल को समझाने के लिए कागज पर लिखते लिखते उसके आखिरी सिरे तक पहुंच जाता और कागज पर जगह न रह जाने पर कागज के नीचे रखे तकिए के सफेद गिलाफ पर सवाल का बाकी हिस्सा हल करने लगता, और तकिया गिलाफ के खत्म हो जाने पर तकिए के नीचे मानू के दूधिया लट्ठे के पायजामे की फिर बारी आ जाती और मानू का कलम पायजामे पर चलना शुरू हो जाता। यानी ये कह रहे हैं कि वो मैथ को सॉल्व करते करते उसको ख्याल ही नहीं रहता कि हम गिलाफ पर लिख रहे हैं, पायजामे पर लिख रहे हैं। बस सफेद चीज जो उसके सामने होती वो उस पर लिखते चले जाते। एक दिन मानू सुबह का नाश्ता कर रहा था। माँ ने उसे दूध और दलिया दिया था। उसने कटोरे में चमचा डाला ही था कि उसे लगा कि कटोरे में दूध और दलिये के दरमियान कोई घोड़ा खड़ा है। ये अलिफ इधर है। कोई घोड़ा खड़ा है और उसकी पीठ पर एक मैना बैठी है। उसने न तो इस बात का किसी से जिक्र किया और न इसरार किया कि कटोरे में घोड़ा और मैना है। उसे यकीन था कि जब कुछ है तभी उसे दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं है और इसके बावजूद भी दिखाई दे रहा है
तो फिर ये मानू का कसूर नहीं है। कसूर तो उस शय का है, यानी वो शय दिखाई देते वक्त देखी जाने वाली जगह पर खुद वजूद क्यों नहीं रखती। मानू ने पास ही रखी खाली रिकाबी यानी प्लेट की तरफ देखा तो उसे लगा कि रिकाबी की साफ सुथरी सतह पर बारात के बाजे वाले भड़कीली वर्दियां पहने बाजा बजा रहे हैं और उछलते नाचते बाराती जुलूस की शक्ल में चल रहे हैं। मानू को हमेशा से गाजे बाजे और शोर शराबे से नफरत थी। आपसे अगर पूछा जाए कि मानू को किस चीज से नफरत थी तो उन्हें शोर शराबे और गाजे बाजे यानी ढोल ढंकर से उन्हें तकलीफ होती थी, नफरत थी। गालिबन उसकी ऐसे गाजे बाजे से अलाहिदगी पसंदी की वजह वही थी जो किसी कट्टर हिंदू को मुसलमान से या कट्टर मुसलमान को हिंदू को देखकर हो सकती है, लेकिन सबके मालूम करने पर कोई माकूल वजह खुदा जाने क्यों नहीं निकलती, और अगर निकलती भी है तो वो एक के लिए तो माकूल होती है और दूसरे के लिए नामाकूल। वो बड़ा तन्हाई पसंद था। अब यहाँ पर देखिए कि मानू क्या था, तन्हाई पसंद था, उसको ज्यादा भीड़ भड़ाका पसंद नहीं था। बारातों को देखकर बराबर वाली गली में घुसकर रास्ता काट दिया करता। रिकाबी से निगाहें हटाकर उसने कटोरे में झांका। मानू को हैरत हुई कि घोड़ा अब गायब हो चुका था और वहां सिर्फ मैना रह गई थी। मानू को परिंदे अच्छे लगते थे। अब ये देखिए यहाँ पर एक बात आ गई कि मानू को क्या चीज अच्छे लगते थे, परिंदे। उसकी माँ बचपन में अक्सर मानू को दूध नहीं पीने पर झूठ मूठ मुंडेर पर बैठे किसी फर्जी कव्वे को बुलाया करती थी। उसकी माँ मुंडेर पर बैठे किस चीज को बुलाती थी, फर्जी कव्वे को। आओ कव्वे मानू का दूध पी जाओ। कव्वे को दी जाने वाली दावत पर मानू जल्दी से अपनी निगाहें मुंडेर पर डाल देता। उसे पूरा यकीन था कि कव्वा दूध पीकर गोरा हो जाएगा। कव्वा अगर दूध पिएगा तो वो गोरा हो जाएगा और काला बिल्कुल न रहेगा, क्योंकि माँ को अक्सर वो ये भी कहते सुनता था कि जो बच्चे दूध पीते हैं वो खूब गोरे हो जाते हैं। वो हर गोरे बच्चे को देखकर बहुत खुश होता था कि उसका दूध कव्वे ने नहीं पिया है। यकीन अगर न टूटे तो खुशी भी होती है और आसूदगी का एहसास भी। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि अगर किसी का यकीन है किसी चीज पर तो उसको फिर खुशी के साथ साथ आसूदगी, उसको एक अच्छी फीलिंग आती है। मगर मानू को हैरत थी कि उसके कटोरे का घोड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। कब और कैसे चीजें गायब हो जाती हैं, ये बात मानू के लिए हमेशा एक उलझन खड़ी कर देती और वो अपने आसपास हंसते बोलते खाते पीते खुश गप्पियां करते लोगों से पूछना चाहता, मगर उसे पता लगता कि उन लोगों की कभी कोई चीज गायब ही नहीं हुई। तब मानू ने अपने ऐसे यकीनियों को जो टूट जाया करते थे गिनती करने के लिए हमेशा उन्हें एक नोटबुक में नोट करना शुरू कर दिया। कटोरे की मैना के देखने के भोले से अंदाज ने जब मानू को उसकी तरफ मुतवज्जह कर लिया तो मैना ने उसको उसका नाम लेकर पुकारा, मानू। मानू उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर खुशी से उछल पड़ा। वो चिल्लाया, मैना बाहर आओ। फिर वो बार बार मैना बाहर आओ, मैना बाहर आओ की रट लगाने लगा। नाश्ते की मेज पर पास बैठी उसकी बहन जो उससे 2 साल बड़ी थी और अपनी ससुराल से बाप की बीमारी के सबब इन दिनों आई हुई थी, मानू को गौर से देखने लगी। फिर उसने देखा कि मैना को बाहर लाने के लिए वो कटोरे का दलिया रिकाबी में उंडेल रहा है। दलिया बिखर गया मगर मैना का तब भी कोई पता न था। मानू उदास हो गया। उसे यकीन था कि मैना बाहर आ जाएगी, लेकिन उसके नहीं आने पर मानू ने अपनी नोटबुक खोली और उस टूटे हुए यकीन को भी अपनी फहरिस्त में जोड़ लिया। लेकिन मानू के घर वालों पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। जब मानू का
मेडिकल चेकअप हुआ तो ज़हनी मरीजों के माहिरीन काफी दिनों तक उसे एक से दूसरे की जानिब उछालते रहे। मानू के देखने का अंदाज कभी कभी यकसर बदल जाता। दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को आपस में फंसाकर वो बार बार जकड़ता और किसी कलदार खिलौने की तरह अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता। उस वक्त तो उसकी आंखें छत को तकती होती, होठों में बेहंगम सी जुम्बिश होती, जिससे चेहरा बदरौ हो जाया करता। कुछ देर बाद बेरब्त जुमले, होठों के किनारों से बहने वाला, मुंह का लुआब वगैरह सब गायब हो जाया करता। उसकी जगह शिव क्या हुआ चिकना चमकदार और तवाना चेहरा उभर आता। उसकी जगह शेव किया हुआ चिकना चमकदार और तवाना चेहरा उभर आता। क्यों? आंखों में ज़हानत की चमक वापस आ जाती और वो ज़हनी अमराज के माहिरीन से ऐसी बातें करता और ऐसे मौज़ूआत पर बातें करता कि उनके होश उड़ जाते। मानू को कभी अपनी बीमारी का गुजरा हुआ जमाना याद भी न रहता और वो अपने कमरे की अकलौती खिड़की के सामने चुपचाप साफ सुथरे कपड़े पहने बैठ जाता। सामने की 6 मंजिला इमारत के कमरों की खिड़कियों के उस पार साड़ियां, दुपट्टे और आते जाते जिस्मों की झलक देखा करता। उन मनाजिर के सारे रंग उसे अच्छे लगते। अब यहाँ पर देखिए कि मानू जो कह रहे हैं कि सामने की 6 मंजिला इमारत, तो उसके वो जहां रहता था उसके सामने 6 मंजिला इमारत थी। आखिर को मानू को उसके बाप ने मुंबई ले जाने और वहां के एक माहिर को, जिसके बड़े चर्चे थे, दिखाने का फैसला किया। उन दिनों मानू की कैफियत पुराने दौरों से मुख्तलिफ थी। उसकी आंखें, चेहरा, हाथों की हरकत और मुस्कुराहट वगैरह सभी ठीक ठाक था, लेकिन उस पर एक अजीब सी जज्ब वाली कैफियत तारी हो गई थी। वो अक्सर कहता कि उसे अब बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मगर हैरत की बात यह थी कि वो रंगों की शनाख्त में ऐसी गलतियां करने लगा था कि बच्चे भी नहीं करते। एक दिन माँ के धानी दुपट्टे को उसने नीला दुपट्टा बताया था। बहन के इस बात पर नाखुश हुआ कि वो नीले जंपर पर काली शलवार क्यों पहने हैं, जबकि शलवार सफेद थी। बहन ने उसे यकीन दिलाना चाहा कि उसकी शलवार काली नहीं सफेद है, मगर मानू को बहन की खुली धांधली पर न तो गुस्सा आया और न तरस, क्योंकि उसे यकीन था कि शलवार सफेद नहीं काली थी। मुंबई में मानू की बहन की खाती पीती ससुराल थी। अभी आपसे पूछा जाएगा कि मानू के बहन के ससुराल कहाँ थी, तो मुंबई में। माहिर अमराज के बारे में उन लोगों ने मानू के वालिद को बताया कि डॉक्टर फितरतन एक लालची और लत की हद तक रेस का खिलाड़ी है। उसे कड़कड़ाते नोटों को ताश की गड्डी की तरह फड़फड़ाने का जुनून है। ये किसका जुनून था? डॉक्टर का। शराब और घुड़दौड़ के शौक ने उसे तबाह कर रखा है। जब उस माहिर से मानू को मिलवाया गया तो मानू डॉक्टर की मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठा ही नहीं, वो क्लिनिक के उस बेतरतीब और मनहूस से कमरे के फर्श पर डॉक्टर को नजरअंदाज करके चहलकदमी करने लगा और फ्रेम में लगी और दीवारों पर टंगी इसनाद को गौर से देखते हुए, कब्ल इसके कि डॉक्टर उससे कुछ पूछे, उल्टा मानू उसी से सवालात करने लगा। रेस खेलते हो? डॉक्टर मुस्कुराया और हाँ में जवाब दिया। मेरे ख्याल में इस बार भी गलती कर रहे हो। मानू की इस अचानक कही जाने वाली बात पर 2 पल खामोशी रही। फिर डॉक्टर का सवाल था, कैसी गलती? जवाब दिया गया, तुम अपने टूटे हुए यकीनों की गिनती में 1 का और इजाफा करने जा रहे हो। मतलब? डॉक्टर ने आंखें फाड़ी तो फिर सवाल हुआ, ब्लैक डायमंड पर दांव लगाने जा रहे हो ना? हाँ तो लगा रहा हूं। वो घोड़ा नहीं टट्टू है। नेपोलियन
पर लगाओ, नेपोलियन थंडर पर लगाओ। अभी मानू ने जुमला पूरा किया था कि डॉक्टर की जवान और बला की खूबसूरत लड़की छोटे से कुत्ते को गोद में लिए अंदर आई और बाप की मेज की दराज में कुछ तलाश करने लगी। हेलो, मानू बड़े अंदाज से लड़की से मुखातब हुआ। आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। लड़की ने मुस्कुराकर उस कॉम्प्लीमेंट पर इजहार तशक्कुर किया ही था कि मानू ने आगाह किया, अपने बाप से कहिए कि मेरी बात माने और कल की रेस में नेपोलियन थंडर खेलें। डॉक्टर ने पता नहीं क्यों बात मान ली, मगर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब उसने अपनी दूरबीन में नेपोलियन थंडर को सबसे आगे पाया। डॉक्टर ने अगली रेस के घोड़े के बारे में अपने मरीज को कुरेदना शुरू कर दिया तो मरीज उससे पूछ बैठा, ऐसा क्यों होता है कि कभी आपको वैसा ही और वही दिखाई देता है जैसा होता है। डॉक्टर के पास जब उसका कोई जवाब न मिला तो मानू ने उसे अगली रेस का फातिह घोड़ा बता दिया। उस शाम को डॉक्टर माँ अपनी बेटी के मानू के लिए कीमती तहाइफ के साथ उसके घर आया। डॉक्टर की लड़की उसे रिझाने वाली अदाओं के साथ बराबर देखती रही। दूसरे दिन की शाम डॉक्टर की खूबसूरत लड़की मानू को लेकर ओबराय के लॉन में बैठी थी और मेज पर बियर की झाग उड़ाते कट ग्लास वाले मग रखे थे। फिर तो ये हुआ कि रात का खाना मानू अपनी बहन के घर पर नहीं बल्कि उस खूबसूरत लड़की के मुंतखब किए हुए किसी होटल में खाता जिसका भारी बिल वो लड़की अदा करती। मानू को बड़ी खुशी इस बात की थी कि जितनी बार भी उसने डॉक्टर की लड़की के साथ बियर पी, मानू को बियर का रंग सुनहरा ही दिखाई दिया। मगर एक दिन कदरे उदास लहजे में उस लड़की से, जिसे अब वो प्यार से मैना पुकारने लगा था, उसने सवाल किया। अब ये आप देखिए कि डॉक्टर की लड़की को मानू प्यार से क्या पुकारता था, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा हमेशा हमेशा ही क्यों नहीं होता कि बियर का रंग सुनहरा ही दिखाई दे। मैना जवाब में मुस्कुरा दी, वो भी मुस्कुराया था। कितना अच्छा मौसम है ये, उसने कहा था। जो कुछ जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। बियर वाकई सिर्फ सुनहरी है, मगर मैना का दिल कहीं और लगा था। फिश दूध क्रीम का एक टुकड़ा कांटे से उठाकर मुंह में रखते हुए कह दिया, मानू डियर, कोई घोड़ा मुझे भी बताओ ना। घोड़े तो तुम्हारी राह देख रहे हैं, वो आहिस्ता से बोला था। जिस पर दाव लगाओगी वही जीतेगा। मगर जब लड़की ने उसका हाथ चूमा तो उसने एक घोड़े का नाम बताते हुए कहा, शार्क। बाद में जब मैना ने अपने बिस्तर में रेस की अगली दौड़ों में शार्क का नाम तलाश किया तो वो मौजूद था। लड़की ने वो घोड़ा खेला और माला माल हो गई। उसके दूसरे दिन मैना ने बाप को आगाह कर दिया कि उसका घोड़ा उसे मिल गया है और अब वो अपना अस्तबल खुद बनाएगी। मैना को मानू से वालहाना इश्क हो चुका था। किसको? मैना को। यानी मानू ने जिस डॉक्टर की बेटी को प्यार से मैना कहा करता था, उससे उसको बेइंतहा इश्क और मोहब्बत हो चुकी है, क्योंकि वो अब कई घोड़े जीत चुकी थी। लेकिन मानू बड़ी उलझन में था। हुस्न, जवानी, हजारों रंगों में बिखरी हुई जिंदगी और उसकी सरशारी उसके आसपास रक्सा थी। एक मैना भी उसके पास थी जो कभी दलिये के कटोरे से बाहर न निकली थी, मगर अब वो जिस कदर दौड़ में जीतने वाले घोड़ों के नाम याद करता तो उसे घोड़ों की जगह गधे नजर आते, जिनका न कोई नंबर था और न नाम। लेकिन जब एक दिन मानू को बियर का बिल खुद अदा करना पड़ा तो उसको पता चला कि मैना को इस ख्याल से मतली हो रही थी कि बियर का रंग कुछ बदल गया है। पता नहीं क्यों वो सुनहरा नहीं दिखाई दे रहा। तब उसने मैना से पूछा, मैना डियर, ये बताओ, ये जिंदगी क्या है? घोड़े पर लगाया गया एक दाव,
मैना अदा से चहक कर बोली थी। मैना का डॉक्टर बाप कई बार जब घोड़े पूछने पर भी मानू को खाली दीवार ताकते हुए देखता रहा तो मानू के मर्ज से मायूस हो गया। उन्हीं दिनों अपने दलिया के कटोरे में एक बार फिर मानू को घोड़े की पीठ पर एक मैना बैठी दिखाई दी तो मानू उससे पूछ बैठा, तुम ऐसा करो मैना कि मुझे कोई घोड़ा बताओ। घोड़ा नहीं, घोड़ी, मैना चहक कर बोली, और उसका नाम है मैना, मैना पर लगाओ। मगर रेस की किताब में मैना नाम की कोई घोड़ी न थी। मानू ने सोचा मैना कहीं न कहीं जरूर होगी। वो इसको रेस के मैदानों में, होटलों के लानों में तलाश करता रहा, मगर वो मैना तो शायद किसी के कटोरे के दलिये में जाकर बैठ गई थी। मानू मुंबई से वापस आ गया है और अपने कमरे की अकलौती खिड़की पर बैठा है। पास ही मेज पर उसका दूध भरा गिलास भी धरा है। खिड़की के सामने किसी फ्लैट के अंदर उसे मैना जैसी कोई लड़की चलती फिरती आती जाती कहीं नजर आ जाती है। वो मुंडेर से किसी कौवे को उतरते देखता है जो उसके गिलास का सारा दूध पीकर गोरा हो जाता है। मगर अब मानू के दोनों हाथों के पांचों उंगलियां एक दूसरे से जकड़ी हुई हैं, होठों के कोनों से राल बह रही है, आंखें इधर उधर घूमकर छत से चिपक रही है, पाजामे का एक पाइचा फट चुका है। दूसरे कमरे में मानू का बाप दिल ही दिल में सिसकियां सी ले रहा है। मानू के दोनों जानों पर उसकी नोटबुक खुली रखी थी। वो उसमें कुछ गिन रहा था और उलझ रहा था। आखिर को वो चिल्लाया, अब्बा अब्बा, मुझे बताओ ना, घोड़े क्यों हार जाते हैं? कौवे दूध क्यों पी जाते हैं? बाप नाश्ते की मेज पर बैठा कटोरे में दलिया खा रहा था। बाप को लगा कि दलिये में पड़े दूध का रंग काला है। वो घबराकर बीवी से दूध की शिकायत करने को उठा, मगर ये सोचकर बेटे की आवाज की तरफ चल पड़ा कि बीवी भला क्यों मानेगी कि दूध का रंग काला है। बाप खिड़की के करीब पहुंचा और धीरे से बेटे के सर पर शफकत का हाथ फेरा और अंदर के दर्द को संभाला। फिर भी उसके दिल से हूक सी उठी जो कह रही थी, जो कुछ जैसा होता है वो हमेशा वैसा ही कहाँ दिखाई देता है। तब तक फिर एक बार मानू अपनी नोटबुक पर झुका। वो अपने टूटे हुए यकीनों का शुमार कर रहा था, मगर बार बार गिनती भूल जाता। आखिर को घबराकर उसने नोटबुक को बुरी तरह नोच फाड़ कर फेंक दिया। ये क्या है बेटा? बाप धीरे से बोला। मानू 2 पल बाप को देखता रहा, फिर उसकी आंखें भीग गईं। वो बदबदाया, गिनती कर रहा था अब्बा, मगर ये तो बेशुमार हैं। फिर मानू आंखों में 2 आंसू लिए अपने पागलपन पर देर तक हंसता रहा। ये कहानी इन्होंने इकबाल मजीद ने बेशुमार के नाम से 1997 ईस्वी में लिखा था। जैसा कि आप अफसाने पढ़ते जाएंगे, लास्ट में आपको वो मिल जाएगा कि वो अफसाने कब उन्होंने लिखे हैं, कब वो शाये हुए हैं, पब्लिश हुए हैं। और इस किताब का हिस्सा तो आप जान ही रहे हैं कि ये कब बने हैं, यानी ये किताब कब शाये हुई है। चलिए तो हम अगले अफसाने के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।